नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमने वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। हम वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है? रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। तो मैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है क्विक ग्लैंस दे देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वेव नंबर क्या होता है हमारा एसोसिएटेड विद रोटेशनल बैंड्स, ठीक है ना। फिर हम सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिलेक्शन रूल में हम पी ब्रांच और आर ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। आर ब्रांच क्या होता है, पी ब्रांच क्या होता है। तो आर और पी ब्रांच के बाद हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। अब हमने जो ये रोटेशनल बैंड पढ़ा है ना, अब हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड और इलेक्ट्रॉनिक बैंड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे इसके बाद हम। क्यों? क्योंकि देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंड से पहले मैंने जब पढ़ाया था आपको, हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बैंड भी बोलते हैं ना, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक बैंड किस रेंज में होता है? ये यूवी और विजिबल रेंज में होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और जो सिंपली हमारे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम विजिबल वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ये हमने पढ़े थे पहले। हम इसका एक डिफरेंस इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो जो हमने आर और पी ब्रांच पढ़ी हैं, हम उसको सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमारा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा और चीज़ें याद रहेंगी। फिर उसके बाद हमें फोर्ट्रेट पैराबोला पढ़ना है, ठीक है ना। फिर हम बैंड पोजीशन देखेंगे, जो मतलब हेड पोजीशन होगी, ठीक है ना। हेड पोजीशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हेड पोजीशन के बाद हम वेव नंबर देखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा हेड का। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किससे में बहुत सारी सीरीज होती हैं, कन्वर्जेंट लाइंस होती हैं, किसकी? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। यदि हम उन ईच लाइंस को ना अंडर हाई रिजोल्यूशन देखें, तो हमें मिलता है कि बहुत सारे क्लस्टर से क्लोजली स्पेस्ड लाइन से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। और उन क्लोजली स्पेस लाइंस किसकी वजह से होती है? रोटेशनल मोशन की वजह से होती है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो मेरे पास जो दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उनके बीच में क्या होता है? वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं। और दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या होती हैं? रोटेशनल स्टेट्स होती हैं। समझ में आए बात? तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम होता है, तो ये मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आया है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में मुझे वाइब्रेशनल बैंड्स मिलेंगे। यदि मैं इन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस को और हाई अंडर रिजोल्यूशन देखूंगा, तो मुझे मिलेगा कि ये और ज़्यादा फाइन, इसमें क्या है, और ज़्यादा फाइन लाइंस है, जिनको हम रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉनिक बैंड को देखो तो हमें वाइब्रेशनल बैंड मिलेगा, वाइब्रेशनल बैंड को अंडर हाई रिजोल्यूशन देखो तो हमें फाइन और लाइंस मिलेंगी, जो किसकी वजह से होती है? रोटेशनल मोशन की वजह से होती है, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो वेव नंबर होता है ना हमारे पास, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बैंड में, तो वो क्या होता है ध्यान से देखो। तो वो किसके रेस्पेक्ट में हम देखना, रोटेशनल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में देखना। अभी ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है, ये होता है, ये तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो जो वेव नंबर आया प्लस, ये क्या है, वाइब्रेशनल है ना, डिफरेंस बिटवीन हायर वाइब्रेशनल स्टेट माइनस लोअर वाइब्रेशनल स्टेट। ये क्या है, रोटेशनल, हायर रोटेशनल स्टेट माइनस लोअर रोटेशनल स्टेट। तो तीनों वेव नंबर को जोड़ के मेरे पास टोटल वेव नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आती है। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंड हमके जो हायर वाइब्रेशनल वो हो, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड हायर और लोअर इलेक्ट्रॉनिक बैंड का जो डिफरेंस होता है उसको हम म्यू ई से लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये मेरे पास वाइब्रेशनल हो गया, ये रोटेशनल होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे फिगर से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अभी देखो, ये मेरे पास क्या है, ये हायर एक्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस आप देख सकते हो, ये क्या है, टी ई माइनस के टी ई डैश।
तो ये तो मेरे पास टी हो गया और ये डबल डैश, समझ में आई बात। तो इन दोनों के बीच का हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, वी म्यू ई बार, ये है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मैंने चूज कर लेना। फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होगा, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारे रोटेशनल क्या है स्टेट्स हैं, बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट है, उनके बीच में क्या होगा मेरे पास ट्रांजिशन होगा। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें रोटेशनल पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट हमें क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल स्टेट। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इन दोनों को अब कंबाइन कर देंगे हम। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम किसको लिखेंगे, ये म्यू नोट, जिसको हमने क्या कहा, बैंड ओरिजिन। समझ में आई बात, क्या बोला है, बैंड ओरिजिन। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम क्या करें, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट, क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट वी हैव टू स्टडी द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट वी हैव टू स्टडी डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स। उन डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स में जो ट्रांजिशन होगा वो हमें पढ़ना है, क्योंकि वही तो हमें क्या देगा, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर देगा। समझ में आई बात। अब इसको बैंड ओरिजिन आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में ही हम क्या पढ़ रहे हैं अपना, रोटेशनल स्टेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इस लाइन जो ये हमारे पास लाइन आएगी ना, इसके इस साइड मुझे क्या मिलेंगे, रोटेशनल स्टेट्स मिलेंगे, इस साइड मुझे क्या मिलेंगे, रोटेशनल स्टेट्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके से मेरे लिए क्या हो जाएगा, बैंड ओरिजिन का काम करेगा। इसके लेफ्ट में रोटेशनल स्टेट, इसके राइट में भी रोटेशनल स्टेट्स मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तब उस चीज़ को देखेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ मैं अपना देखो फॉर्मूला हम जानते हैं रोटेशनल स्टेट्स में क्या होता है, बी वी जे जे प्लस वन, ये हायर स्टेट के लिख लिया, माइनस और ये मेरे पास लोअर स्टेट के लिए होगा, ठीक है ना। और दोनों स्टेट के लिए देखो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। यदि आपने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा तो आप समझ पाओगे। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे क्या, सिलेक्शन रूल के बारे में। अब देखो सिलेक्शन रूल जो होगा ना ट्रांजिशन का, है ना, कंसिडरिंग रोटेशनल स्ट्रक्चर बिटवीन सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हुज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास मैंने क्या कहा, हम रोटेशनल स्टेट्स फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, ठीक है ना। क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब पूरी संरचना होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब मान लो ये मेरे पास क्या होगा, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं बात करूँ, वो हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सेम होनी चाहिए, तो तभी तो मैं कह पाऊंगा ये मेरे पास क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। यदि यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ डेंसिटी कुछ है, तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होनी चाहिए। और ध्यान से समझो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक स्टेट के लिए हमें पी ब्रांच और आर ब्रांच मिलते हैं, ठीक है ना। पी और आर ब्रांच मिलते हैं, क्यों ब्रांच हमें नहीं मिलता, देखो पी और आर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए यदि आपने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है। हालांकि हम यहाँ भी मैं बताऊंगा, फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझो मैं क्या कहा, सिलेंड्रिक सिमेट्रिक के लिए हमें क्या मिलेगा, पी और आर ब्रांच। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, क्यू स्टेट मिलेगा, वो क्यू ब्रांच मिलेगी, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो जो सिलेक्शन रूल होगा बेसिकली डेल जे क्या होगा, +-1 होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि डेल जे का वैल्यू +1 होगा तो मुझे क्या मिलता है, आर ब्रांच मिलता है। और यदि डेल जे का वैल्यू क्या होगा, डेल जे का वैल्यू -1 होता है तो मेरे पास क्या मिलता है, पी ब्रांच मिलता है। तो आइए इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आर ब्रांच की यदि मैं बात करूं तो आर ब्रांच में मेरे पास क्या होगा, आर ब्रांच कब मिलेगा, जब जैसे मैंने बताया डेल जे मेरे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या हायर स्टेट माइनस के लोअर स्टेट 1,
ठीक है ना, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। तो हमने क्या करना है, अब देखो ये जो मेरे पास यहाँ पर जेड हायर स्टेट का वैल्यू कितना आया है, जेड सिंगल डैश वो डबल डैश प्लस 1 आया, इसको उठा के इसमें रख दो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मेरे को हमें क्या लिखना, हमें यहाँ पर इसमें क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है, उठा के रख देंगे तो मेरे पास किसका वेव नंबर आएगा, आर ब्रांच का वेव नंबर आ जाएगा। समझ में आया, किसके टर्म्स में, जे डबल डैश लोअर स्टेट की टर्म्स में आ जाएगा। बस हमें हायर स्टेट के लिए यहाँ पे रखना है। समझ में आए बात। तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा वेव नंबर, किसका है, आर ब्रांच का। समझ में आए बात, ठीक है। देखो ये वैल्यू आप रख के ये निकाल लेना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं इसको कराऊंगा नहीं, ठीक है ना। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूँ, दो स्टेप लगेंगे, बस प्लस माइनस करना है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास सिंपली ये आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो मेरे पास जहाँ पे जे डबल डैश का रोटेशनल क्वांटम नंबर है ना, समझ में आई बात, जो 0 1 2 3 हो सकता है। तो आर ब्रांच की यदि यहाँ पे मैं जे का वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या पहली लाइन मिलेगी, है ना, पहली वेव नंबर मिलेगा। 1 रखूँगा तो R1 मिलेगा और 2 रखूँगा तो R2 मिलेगा। हम इसको ज़्यादा ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ट्रांजिशन देखो 1 है और 1 से किस में हुआ है, 0 में। समझ में आई बात, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन का केस है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जे डैश जो है मेरे पास हायर स्टेट कितना है, 1 है, और यहाँ पे जे डबल डैश कितना है मेरे पास, 0 है। तो अब ये वैसे यहाँ पे हम इसको ना हायर स्टेट हो लोअर स्टेटों से कोई मतलब एब्जॉर्प्शन हो एमिशन हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक डेल जे मेरे पास 1 आएगा तो मेरे पास वो आर ब्रांच मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हायर ये 1 हो गया और ये मेरे पास लोअर स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1 रखूँगा 2 रखूँगा लोअर स्टेट की, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर ब्रांच की। तो यदि आप आर ब्रांच का देखो वेव नंबर धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है। अब यदि आप आर ब्रांच का देखो स्पेक्ट्रल लाइंस देखो तो क्लोज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या बन रहा है, हेड बन रहा है। देखो क्लोज होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी तो ऐसा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे स्पेस्ड हो जाएंगे वो, यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। तो आर ब्रांच में हम यहाँ देख सकते हैं एक हेड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यदि मैं पी ब्रांच की बात करूँ तो सिंपली मेरे पास क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर ये वैल्यू उठा के रख देनी है, किस में रख देनी है वैल्यू उठा के, सिंपली यहाँ पे इसमें रख दो, ठीक है ना। तो लोअर स्टेट लोअर क्वांटम नंबर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपली ये। तो ये मेरे पास किसका वैल्यू आया, पी ब्रांच का। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप ध्यान से यदि देखो तो ये जे का वैल्यू यहाँ पे मैं 1 2 3 रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता। आप कहोगे 0 क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पे तो मैंने आर में तो 0 रखा था। अभी यहाँ गौर से देखो मेरे पास यही तो है। अब यदि मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो मेरे पास हायर स्टेट क्या मिल गई, -1। हायर स्टेट -1 थोड़ी नहीं हो सकती है। तो यानी पी ब्रांच में ना ट्रांजिशन कहाँ से होंगे, जो लोवेस्ट स्टेट है ना वो 1 होनी चाहिए। समझ में आया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पी ब्रांच में लोवेस्ट स्टेट देखो क्या है, 1 है, यहीं से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं हमारी जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में ये बात। अब ये स्पेसिंग घट भी सकती है, ये स्पेसिंग घट भी सकती है, लाइंस क्लोजली स्पेस्ड भी हो सकती है। तो पी ब्रांच में क्या हो जाएगा, हेड फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ अभी हेड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब वो कब होगा वो निर्भर करेगा मेरा इन वैल्यूज़ पर, ठीक है ना, इन वैल्यूज़ पर। अब इन्हीं को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो पी और आर ब्रांच समझ में आया। अभी ध्यान से देखना, आप लोगों को ना इन दोनों वैल्यूज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना बिल्कुल भी नहीं है, इनको याद ही नहीं रखना आपको, क्योंकि हम एक सिंगल इक्वेशन पढ़ेंगे जो आपको याद रखनी है, जिससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। समझ में आई बात। तो अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड, जिसको हम इंफ्रारेड बैंड भी बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, जो रोटेशनल कांस्टेंट होते हैं ना, ये अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को बिलोंग करते हैं,
है ना भाई। ट्रांजिशन तो एक दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में हुआ है, ठीक है ना, समझ में आई बात। क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में हुआ है, तो दोनों अलग अलग होंगे। एंड सो दे आर वाइडली डिफरेंट, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो बी डैश और माइनस बी हैज़ अ मच लार्जर वैल्यू। देखो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट को बिलोंग करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर आएगा, समझ में आएगा। हैज़ अ मच लार्जर वैल्यू देन डैट इन केस ऑफ इंफ्रारेड ट्रांजिशन। अब इंफ्रारेड ट्रांजिशन की कंपैरिजन में इनमें क्या आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, लेकिन इंफ्रारेड ट्रांजिशन में कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ज़्यादा। क्यों, अब देखो इंफ्रारेड ट्रांजिशन क्या होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे ना जब उसमें, तो एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, समझ में आया। लेकिन ये जो मेरे पास स्टेट है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, सेम है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मान लो, इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर क्या है, वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, तो सेम वाइब्रेशन तो एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में गया, समझ में आया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो क्या है, सेम। तो जो इस स्टेट के लिए बी डैश वी है और इस स्टेट के लिए जो है, ये ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है, समझ में आया। तो ये तो हो गया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का केस, यानी या वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड का केस, जिसको हम इंफ्रारेड भी बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक बैंड की बात करें, इस स्टेट में तो क्या होगा, ये होगा, और इस स्टेट में क्या होगा, रोटेशनल कांस्टेंट ही होगा, दोनों स्टेट ही अलग अलग है, तो दोनों में इन वैल्यूज़ में भी अंतर बहुत ज़्यादा आता है। बस आपको छोटा सा याद रखना है, ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक बैंड में ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड ट्रांजिशन में कम होता है, समझ में आई बात, ठीक है, वही बात कहा गया। तो इन इलेक्ट्रॉनिक बैंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ हेड फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हेड फॉर्मेशन की, जबकि रोटेशनल बैंड में ऐसा नहीं होता है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैंड में हेड फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है ना, जबकि वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड में हमने सिर्फ आर ब्रांच में देखा था हेड फॉर्मेशन होते हुए, जब मैंने आपको ये टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, ठीक है ना। बात करते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये टर्म है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वेरेज इन केस ऑफ इंफ्रारेड ट्रांजिशन ये बेसिकली नेसेसरली नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव, देखो अभी मैं ये क्यों ऐसा है मैं रीज़न बताऊंगा। देखो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो जो बैंड है ना वो रेड डिग्रेडेड या वॉयलेट डिग्रेडेड दोनों हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक में। अब ये रेड डिग्रेडेड और वॉयलेट डिग्रेडेड क्या आता है वो भी हम समझेंगे, तो बस अभी फिलहाल के लिए समझो इलेक्ट्रॉनिक केस में ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो हेड फॉर्मेशन रेड डिग्रेडेड होगा, वॉयलेट डिग्रेडेड हो सकता है, जबकि रेड डिग्रेडेड होगा सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों, आइए समझे, यहाँ ध्यान से देखना है। देखो जो बेसिकली ये होता है ना 1/r² होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इंफ्रारेड ट्रांजिशन के केस में क्या होता है, अब जैसे जैसे मेरे पास स्टेट ऊपर की तरफ बढ़ती है ना ऐसे, ठीक है ना, तो मेरे बेसिकली देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये होता है जैसे ऊपर की तरफ स्टेट बढ़ती है तो मेरे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना वो भी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। देखो पहले तो इस स्टेट में ये थी, फिर स्टेट में ये थी, है ना, फिर इस स्टेट में ये थी, इस स्टेट में क्या है, ये है, ये डिस्टेंस है, समझ में आए बात। इस स्टेट में क्या है, ये है, ये डिस्टेंस, समझ में आया, आर। तो जैसे जैसे स्टेट बढ़ेगी आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या आएगा, कम आएगा, तो हायर स्टेट में ये कम आएगा, है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहे। तो लो हायर स्टेट होगी लोअर स्टेट, तो हायर स्टेट में आर ज़्यादा होगा तो ये क्या आएगा, कम, तो ये कम आएगा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये होता है वाइब्रेशनल केस का, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल केस, या जिसको हम इंफ्रारेड ट्रांजिशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है, ठीक है ना, समझ में आए बात।
जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में दोनों ऊपर वाली स्टेट पे भी इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है, अब मेरे पास ये स्टेट आ गई, ठीक है ना, यदि ये केस है तो इसकी स्टेट के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ये हो गई और इसके लिए ये हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये केस हो, है ना, ये इसके लिए तो ये हो गया आर कम, इसके लिए इस स्टेट के लिए आर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये मेरे लिए हो सकता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में यदि बताऊं तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रखूँ या इंफ्रारेड ट्रांजिशन रखूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो बी डैश वी माइनस ये है, ठीक है ना, इन दोनों की यदि मैं बात करूं दोनों की, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ में आए। इसमें वॉयलेट डिग्रेडेड हो सकता है, रेड डिग्रेडेड हो सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड डिग्रेडेड होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, और क्या था हमारे पास, बस यही चीज़ें थी, ठीक है ना। अब हाँ, एक और ये था, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ये हाई होता है, इन दोनों का डिफरेंस इसमें क्या होता है, लो होता है। थर्ड केस की यदि हम बात करें, स्पेशल केस, जहाँ पे दोनों क्या हो जाए, इक्वल, यानी वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन ही क्या हो जाए, जीरो। तो बोथ द ब्रांचेस विल हैव इक्वी स्पेस्ड लाइंस एंड द बैंड वुड बी हेडलेस, हेड नहीं होगा। अब देखो इसको ऐसे समझे, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है ना, कहाँ गया, देखो ये रहा। अब देखो ये दोनों क्या हो गए मेरे पास, इक्वल, ये भी इक्वल हो गया और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। दोनों ही क्या हो गए मेरे पास, इक्वल हो गए। तो ये पूरा क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो उस केस में क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, देखो वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो बी वी होता क्या है मेरे पास, ठीक है ना, यही तो था, ये था मेरे पास। अब इसमें क्या है, वाइब्रेशनल इफेक्ट भी है और ये मेरे पास क्या है, रोटेशनल इफेक्ट है। तो ये क्या, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों, ये बीवी जो होता है एक्चुअली में ये वाइब्रेशनल और रोटेशन इंटरेक्शन ही है, और ये दोनों इक्वल हो गए तो वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइन्स क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी, लाइन्स क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें रख दो, इन दोनों में रख दो, ये पूरी टर्म ही चली जाएगी, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें रख दो, ये पूरी टर्म चली जाएगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे इन दोनों की मदद से निकालेंगे, और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी। अब बात करते हैं हम पैराबोलिक इक्वेशन की। अब देखो पैराबोलिक इक्वेशन में ना हमको ना पी ब्रांच और आर ब्रांच का वैल्यू याद ही नहीं रखना है, ठीक है ना। हमें एक सिंगल इक्वेशन याद रखनी है, आर और पी ब्रांच की सिंगल पैराबोलिक इक्वेशन, ये, ठीक है ना। ये हमने वाइब्रेशनल और रोटेशनल इफेक्ट जब मैंने पढ़ाया था तब भी पढ़ा था, सेम है। जहाँ पे एम का वैल्यू जे डबल डैश प्लस वन यानी 1 2 3 और लाइन 0 1 2 आएगा, और m इज इक्वल टू माइनस जेड -1 -2 -3 और P1 P2 P3, ठीक है ना। और m का वैल्यू 0 फॉर ऑल बैंड ओरिजिन, क्या बैंड ओरिजिन के लिए, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वेव नंबर मेरे पास सिंपली क्या बचा, बैंड ओरिजिन ही तो बचा, तो m का वैल्यू 0 क्या देगा, बैंड ओरिजिन देगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंगल इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये है। तो ये सिंगल पैराबोलिक इक्वेशन है। अब देखो पैराबोलिक इक्वेशन है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना, किसको, वेव नंबर को, ये इक्वेशन किसके बीच में, वेव नंबर और एम के बीच में। तो वेव नंबर और एम के बीच में हम जब इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगी। उस पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, उस पैराबोलिक ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, फोर्ट्रेट पैराबोला, क्या बोलते हैं, फोर्ट्रेट पैराबोला, ठीक है ना।
अब देखो, अब इस एबव इक्वेशन में ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वॉयलेट बैंड डिग्रेडेड और रेड डिग्रेडेड कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान से इस चीज़ को देखो। अब देखो द प्लॉट ऑफ द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो प्लॉट होगा कब, देखो प्लॉट किस किस के बीच में होगा, वेव नंबर के बीच में और एम के बीच में। तो देखो ये मेरे पास एम हो गया और ये क्या हो गया, वेव नंबर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है, वेव नंबर तो एक्स एक्सिस पर है और एम क्या है, वाई एक्सिस पर है। तो दो ग्राफ बनाए, एक रेड डिग्रेडेड एक वोयलेट डिग्रेडेड, समझ में आई बात। अब इसको एक ग्राफ को एक एक करके समझो। देखो जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू यदि मैं देखो एम का वैल्यू तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3, है ना, आप देख सकते हो ये वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जाएगी एम की, नीचे की तरफ क्या जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है ना, एम का वैल्यू नेगेटिव पी ब्रांच के लिए है। देखो अब यदि ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाए, देखो ये टर्म मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, समझ में आया, ये भी पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो m का वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वेव नंबर बढ़ेगा, क्योंकि पूरी सारी की सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव, समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, आर ब्रांच का केस लिया मैंने, अब जब आर ब्रांच में लूंगा तो m का वैल्यू 1 2 3 रखूंगा, तो m का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा ना, तो m का वैल्यू जब यहाँ पॉजिटिव रखूंगा, ये भी मैंने क्या मानना, पॉजिटिव, ये केस लिया पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो जैसे 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 इस पॉइंट की मैं बात करूं, है ना, यहाँ पे वेव नंबर आएगा कुछ और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, एम वैल्यू। जैसे एम का वैल्यू ओ रखा तो वेव नंबर कितना आया, ये है। एम का वैल्यू ओ रखा तो वेव नंबर कुछ आया, ये समझ में आया मैंने क्या बताया। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है, आर ब्रांच आ गया। आप देख सकते हैं वेव नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात या नहीं आया। अब देखो वेव नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेव नंबर बढ़ रहा है। तो वेव नंबर बढ़ने से क्या होता है भाई, जब हमने ये पॉजिटिव रखा तो वेव नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वेव नंबर बढ़ा, तो वेव नंबर बढ़ने से वेव नंबर क्या आता है, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या हो गई, घट गई। तो वेव लेंथ कब घटती, वेव लेंथ कम किसकी होती है, रेड की, वोयलेट की, वोयलेट की कम होने लगेगी। भाई वेव नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, वेवलेंथ कम हो रही, वेवलेंथ किसकी तरफ कम हो रही है, वोयलेट की तरफ, तो यानी ये वोयलेट डिग्रेडेड बैंड आ गया। समझ में आया नाम कैसे पढ़ा। अब देखो, अब इसी पॉजिटिव वैल्यू में ना पी ब्रांच भी बना रखा है नीचे। अब ध्यान से देखो, हेड फॉर्मेशन देखना है अब हमें, हेड कहाँ बना, देखो ये पैराबोला बना है ना, ये पैराबोला बना है, ये इस पैराबोला का हेड कहाँ है, ये है, या वर्टेक्स हम कह सकते हैं, है ना, या हम वो कह सकते हैं जहाँ पर लाइंस क्या हो गई, क्लोजली स्पेस्ड हो गई। अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, पी ब्रांच में हुआ है ना। जब हमने ये कब बनाया, ये जब हमारे पास क्या था, पॉजिटिव, तो हमारे पास हेड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, पी ब्रांच में। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखेंगे जब ये हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, आता है नेगेटिव, तो हेड फॉर्मेशन का होता है रेड ब्रांच में। समझ में आई बात। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जब मेरे पास क्या आया है, पॉजिटिव, तो हेड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, पी ब्रांच में। जब ये नेगेटिव आया है तो हेड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, देखो ये हेड कहाँ बन रहा है, यहाँ, ये हेड हो गया नेगेटिव ब्रांच, यानी ये वर्टेक्स। अब ये इसको समझते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव केस ही लिया है। अब देखो, अब जैसे जैसे ध्यान से देखना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो इस चीज़ को, m का वैल्यू नेगेटिव लो, तो जब m का वैल्यू नेगेटिव लेंगे यानी p ब्रांच, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो देखो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव। अब m का वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगा, है ना, m का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो इन दो पॉजिटिव में से ये वैल्यू घटेगी, हर बार ये वैल्यू घटेगी। तो इनिशियली ये वैल्यू m डोमिनेट करेगा, तो वेव नंबर घटा देगा। भाई इन दोनों में से ये घटेगा तो वेव नंबर घटेगा ना, कुछ वैल्यू घटेगी। तो देखो जैसे जैसे वेव नंबर में m का वैल्यू नेगेटिव में रखूंगा, p ब्रांच में m की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, तो देखो वेव नंबर घट रहा है ना, समझ में आ रहा है। या तो देखो जब मैंने ये वैल्यू लिया तो वेव नंबर क्या आया,
ये है ना, जब मैंने ये वैल्यू लिया तो वेव नंबर देखो क्या है, ये वेव नंबर घट गया ना, पहले ये था फिर ये था फिर ये लिया तो वेव नंबर देखो ये आया, समझ में आया। तो जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ाया तो मेरे पास m का वैल्यू बढ़ाने लगा ना, तो इसका डोमिनेंस कम हो जाएगा, और m का वैल्यू जब बढ़ने लगेगा तो m स्क्वायर का डोमिनेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका इफेक्ट कम होगा तो वेव नंबर धीरे धीरे मेरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो m जब खाली यहाँ पे m डोमिनेंस है जो घटा रहा है, फिर m का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो m स्क्वायर पर भाव में आने लगेगा, तो जो म्यू का वैल्यू क्या होगा, बढ़ा देगा। समझ में आई बात। तो ये देखो बढ़ गया, तो यहाँ हेड फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। समझ में आई बात, ठीक है ना। सेम केस मेरे पास किसके लिए है, रेड ब्रांच के लिए। अब देखो रेड को देखो, इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो नेगेटिव ले लो, ये नेगेटिव लिया, अब देखो ये नेगेटिव रखा, नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है। देखो अब m का वैल्यू पॉजिटिव रखो, क्या रखो, m का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास तो यहाँ पे ये तो इनिशियली मेरे पास m वैल्यू 0 के लिए है ना। तो जैसे जैसे हम m का वैल्यू बढ़ाने रखेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, m स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, m स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, m स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है ना। तो इस कम वैल्यू पे तो पता नहीं चलेगा, कम वैल्यू पे m की कम वैल्यू पे पता नहीं चलेगा, तो म्यू मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे m मेरा बढ़ने लगेगा, m का वैल्यू मेरे पास क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। ये है जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो म्यू मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ेगा, वेव नंबर बढ़ा, फिर m का वैल्यू फिर मेरा और बढ़ाने से वेव नंबर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ज़्यादा m के लिए ये वैल्यू डोमिनेट करने लगेगी m स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। समझ में आई बात, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, अब m का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उस नेगेटिव में और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी जिससे वेव नंबर कम हो जाएगा। तो ये है, अब ध्यान से देखो, अब जो मेरे पास द वैल्यू ऑफ m एट विच द वर्टेक्स ऑफ द फोर्थ पैराबोला, जिसको हम बोलते हैं बेंड हेड, ठीक है ना, लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो ये किसके बीच में ग्राफ बना है, ये m है और ये क्या है, म्यू है, ये m है ये म्यू है, ठीक है ना। समझ में आया। अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पर क्या जो स्लोप आएगा, ये जो मेरे पास स्लोप आएगा, ठीक है ना, तो डी म्यू बटे में डी एम क्या होना चाहिए मेरे पास, जीरो। ये जो है डी म्यू बटे में डी एम क्या होना चाहिए मेरे पास, जीरो। समझ में आए बात, डी एम बटे में डी मत कर देना, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया। स्लोप क्या आएगा, ये स्लोप क्या होगा, यदि मैं यदि मैं एक्स ले लूँ, ये वाई ले लूँ, तो डी एक्स बटे में डी वाई क्या होना चाहिए, जीरो। ये स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। तो उससे मैं क्या बता सकता हूँ, बैंड हेड की पोजीशन बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये है, तो डी म्यू बटे में डी, जब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, अभी ध्यान से देखो, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो सिंपली डी म्यू बटे में डी एम इज इक्वल टू ये कांस्टेंट जीरो प्लस, तो ये मेरे पास बचेगा, है ना, ये गया, और ये देखो ये मान लो कुछ वैल्यू आया, इसको मैं कर ही देता हूँ, बी प्लस के बी डबल डैश, ठीक है ना, प्लस, और ये 2m आएगा, है ना, और ये बी वी प्लस के सॉरी माइनस ये, ठीक है ना, इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो m का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मेरे पास m का वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये मेरे पास बैंड हेड का क्या है, पोजीशन है। अब मैं सेपरेशन भी निकाल सकता हूँ, कैसी सेपरेशन, अब यहाँ गौर से देखो, ये मेरे पास बैंड हेड आया है जिसको मैं म्यू हेड लिखूँगा, ठीक है ना। अब यदि हम इस m का वैल्यू उठा के ना किस में रख दें, इसमें रख दें,
तो मेरे पास बैंड हेड आ जाएगा, यानी म्यू हेड, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे ये है, ठीक है ना, तो मैं डिफरेंस बता सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं ये म्यू हेड है। अब देखो यहाँ ज़्यादा है, तो म्यू हेड में से जब मैं बैंड ओरिजिन घटाऊंगा तो रेड में क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका उल्टा आ रहा है ना। और ये ज़्यादा है, और इसमें से जब ये घटाऊंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वॉयलेट के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज़ है। देखो एम का हमारे पास यही तो था, कुछ नहीं करना है, बस हमने वैल्यू उठा के रख देनी है, ठीक है ना। एम की वैल्यू जब हम रखेंगे, एम का वैल्यू, ठीक है ना, एम का वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देंगे, सिंपली देखो ये इधर चला गया है ना, एम का वैल्यू यहाँ पे रखते ही मेरे पास हेड आ गया, तो ये हेड लिख दिया यहाँ पे, तो इधर ये चला गया, तो मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है ना। तो ये वो आया पॉजिटिव, बैंड डिग्रेडेड टू द रेड, ये मैंने बताया अभी, और ये नेगेटिव फॉर द बैंड डिग्रेडेड टू द वॉयलेट, ठीक है ना। तो एक दो बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।